एलएसी पार चीन के सैनिकों की हरकत पर देश भर में गुस्से का माहौल है। लद्दाख के गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद कई जगह लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान चीन के झंडे भी जलाए गए, साथ ही चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी अपील की गई। देश के अलग अलग हिस्सों की हम ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह यूपी के बहराइच, प्रयागराज, कानपुर में, जबकि अहमदाबाद और इंदौर में भी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो ये तस्वीरें जहां पर अब लोगों का गुस्सा बरप रहा है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। चीन के झंडे कई जगह पर लोग जलाते नजर आए और साथ ही साथ चीनी सामान के बहिष्कार के बाद भी अब इन लोगों के द्वारा हो रहे हैं। अलग अलग जगह प्रयागराज, अहमदाबाद, बहराइच, कानपुर, इंदौर, जहां पर लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। एलएसी पार चीन और भारत के बीच खूनी झड़प भले ही अब हुई हो, लेकिन चीन इसके लिए बहुत पहले से माहौल बना रहा था। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन की इस हरकत के बावजूद मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन इसी बीच चीन ने एलएसी के करीब एयरबेस बनाना शुरू कर दिया। भारत ने फिर भी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद चीन ने खूनी झड़प शुरू कर दी। चीन की इन हरकतों को देखकर यही माना जा रहा है कि कोरोना काल में चौतरफा घिरे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया और अपनी जनता का ध्यान बांटने के लिए सीमा विवाद को हवा दे रहे हैं। जमीन से समंदर तक जंग का नगाड़ा बजा रहा है चीन। दुनिया भर में सीमा विवाद बढ़ाने में जुटे हैं जिनपिंग। चीन की जंग की सनक के पीछे है जिनपिंग की गहरी चाल। कुर्सी बचाने के लिए जंग का माहौल बना रहे हैं जिनपिंग। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो सीमा जो भारत और चीन को बांटती है। पूरे साल बर्फ से ढके रहने वाले इस इलाके में इन दिनों तापमान बढ़ा हुआ है। इसकी वजह है चीन की जंग की सनक। चीन इस वक्त पूरी दुनिया में सीमा विवाद को बढ़ाने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो भारत के साथ लगने वाली सीमा हो या फिर दक्षिण चीन सागर। चीन लद्दाख के पास भारत से लगती सीमा पर पिछले 1.5 महीने से विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने उस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाया। इसके साथ ही उसने भारत से लगती सीमा के पास नए एयरबेस भी तैयार करने शुरू कर दिए। हालांकि भारत जो है इस पूरे मसले का शांतिपूर्वक हल चाहता है, लेकिन जंग के लिए बेताब चीन ने खूनी संघर्ष शुरू कर दिया। पंद्रह जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प अचानक नहीं हुई, बल्कि चीन इसके लिए काफी दिनों से माहौल बना रहा था। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बाद चीन अपनी जंग की सनक का नया सबूत भी दे चुका था। चीन ने सबसे पहले गलवान घाटी में विवाद को हवा दी। इसके साथ ही उसने अपने नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड में 3 नए एयरबेस बना दी। चीन की वेस्टर्न कमांड भारत की सीमा के बेहद करीब है। चीन ने सभी एयरबेस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात कर दी। इसके साथ ही उसने रडार ब्रिगेड और एयर डिफेंस ब्रिगेड भी तैनात करने में देरी नहीं की। चीन एक तरफ एलएसी में भारत के साथ विवाद को बढ़ाता जा रहा है, तो दूसरी ओर उसने भारत से लगने वाली सीमा पर सैन्य ताकत को बढ़ाना भी शुरू कर दिया। इससे साफ हो जाता है कि चीन की नीयत साफ नहीं है और उसने बरसों बाद इतनी आक्रामकता दिखाई है। चीन की बुरी नीयत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लगभग 45 साल के बाद एलएसी पर ऐसी झड़प हुई है। हिंदुस्तान ने जब वहां पे रोड बनाने चालू करी और उससे चीनियों को लगा
कि अब हिंदुस्तान बहुत मजबूती की हालत में आ जाएगा और चीनियों ने उसका विरोध करना शुरू करा और उसी के चलते चीन ने अपनी सीमा लांघकर हमारे इलाके के अंदर आकर दादागिरी दिखाने की कोशिश करी और इसी दादागिरी के चलते ये स्थिति खराब हुई है। चीन भारत के साथ जिस तरह से सीमा विवाद को हवा दे रहा है उसका अंदाजा पूरी दुनिया को है। अमेरिका चीन के रुख पर खास तौर पर नजर बनाए हुए है। चीन की हरकतों पर कुछ दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी बयान दिया था। चीन की फौज एलएसी पर भारत के उत्तर की ओर बढ़ी है। यह ऐसी हरकत है जो अधिकारवादी सत्ता की तरफ से की जाती है और जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होता है। चीन सिर्फ भारत के साथ ही सीमा विवाद को नहीं बढ़ा रहा बल्कि दुनिया भर में वो सीमा विवाद को हवा दे रहा है। चीन का इतिहास रहा है कि जमीन को लेकर उसके पूरी दुनिया में विवाद रहे। चीन का सबसे बड़ा विवाद तो भारत के साथ है। इसके अलावा जमीन को लेकर चीन का विवाद जापान, वियतनाम, नेपाल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और भूटान से भी है। यही नहीं, ताइवान को तो चीन पूरी तरह अपना बताता है। इसके अलावा चीन के कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया, मलेशिया और पड़ोसी देश मंगोलिया से भी विवाद रहा है। चीन इन सभी विवाद में हमेशा ही उलझा रहता है, लेकिन कोरोना काल में वो सभी विवादों को जानबूझकर हवा दे रहा है। इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई वजह हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना पर चीन का पूरी दुनिया में घिर जाना। यही नहीं, कोरोना की वजह से चीन को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। चीन से विदेशी कंपनियां भाग रही हैं और चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसकी वजह से चीन में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी। ताइवान के मुद्दे पर चीन घिर चुका है। इस सब के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं, जिससे चीन बौखलाया हुआ। ऐसे में जिनपिंग सीमा विवाद को हवा देकर दुनिया और अपनी जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट रिजीम का ये इतिहास रहा है कि जब कभी भी वो अपने घरेलू मोर्चे पे चुनौतियों से घिरते हैं, आलोचनाओं का शिकार होते हैं, तो वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हवा देते हैं ताकि अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को जो है भड़काया जा सके और उस बहाने कम्युनिस्ट रिजीम की रक्षा की जा सके और लीडरशिप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कूटनीति के कई जानकारों का मानना है कि जिनपिंग की ताकत में बढ़ोतरी केवल भारत ही नहीं बल्कि पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के कई देशों के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन इन इलाकों में ज्यादा ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है। न्यूयॉर्क के एशिया सोसाइटी संस्थान में चीनी मामलों के विशेषज्ञ ऑरविल शेल का मानना है कि शी जिनपिंग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जिनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यूरोपीय देशों को पछाड़कर चीन को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनाना है। यही वजह है कि जिनपिंग के आने के बाद चीन ने वन बेल्ट वन रोड सहित दुनिया भर में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। अगर जिनपिंग लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे तो चीन की इन परियोजनाओं के सफल होने की गारंटी बढ़ जाएगी, जिससे आगे चलकर दुनिया को मुश्किलें होंगी। पूरी दुनिया को अमन का संदेश देने वाला भारत आज भी चीन से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह चीन से दोस्ती रखना चाहता है, लेकिन चीन अपनी आदतों से बाज नहीं। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली से संदीप बोल हमारे साथ हैं और नीरज कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले संदीप का रुख करना चाहूंगी। संदीप, स्थिति ऐसी दिख रही थी कि बातचीत से सब ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों, चीन ने ऐसा क्यों किया कि हमारे 20 जवानों की जान चली गई है? संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है, आवाज आ रही है। संदीप, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई, क्योंकि बातचीत से सब चीजें सही हो रही थी। संदीप तक बात आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, बैठकों का दौर हो रहा है, आगे की अब रणनीति क्या होने वाली है?
देखिए, लगातार स्थिति का मुआयना किया जा रहा है। कह सकते हैं कि सरकार के स्तर पे समीक्षा की जा रही है पूरे मसले पर, और जिस तरह से कल बैक टू बैक 4 महत्वपूर्ण बैठकें हुई और इस बैठक के बाद ही इस बात का अंदाजा लगाना साफ था कि स्थिति गंभीर है। और उसके बाद आर्मी की तरफ से ये बयान आता है कि 20 भारतीय जवान जो हैं पूरे सैनिक झड़प में शहीद हुए हैं। चीन की तरफ से भले ही अभी आंकड़ा न आया हो, लेकिन ये दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 50 के करीब उनके जवान और अफसर शहीद हुए हैं। देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में चीन कोई आंकड़ा जारी करता है कि नहीं। देखिए, कूटनीतिक तौर पे मामले का समाधान संभव जरूर है, लेकिन जो स्थिति अभी सीमा पे उत्पन्न हुई है उसके बाद इस बात की उम्मीद कम है कि आने वाले दिनों में तुरंत तनाव कम होगा। क्योंकि इस बीच आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत और चीन को मीडिएशन यानी मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया था, ऑफर दिया था, तब भारत और चीन ने उसे खारिज किया था। लेकिन एक बार फिर यूएस का बयान आया है पूरे मसले पर कि अमेरिका चाहता है कि मामले का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। तो पूरे देश, पूरी दुनिया की नज़र है अभी इस वक्त भारत और चीन पे, लेकिन डी एस्केलेट यानी अगर कहें समाधान तुरंत होगा, इस बात की उम्मीद कम लगती है। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे नजर डालनी होगी। जी ठीक है नीरज, मैं आ रही हूँ, वो महत्वपूर्ण बात जो आप बताना चाह रहे हैं वो भी जानेंगे। लेकिन इस बीच रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर के मुताबिक चीन के सैनिकों ने पीछे हटने का दिखावा करते हुए हमला बोला, लेकिन भारत ने भी कड़ा संदेश दे दिया और चीन के लिए आगे की राह काफी मुश्किल हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है ये कि गलवान वैली के अंदर कुछ हमारे जवान जो और एक कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार के वो शहीद हुए हैं। ये इंसिडेंट तब हुआ है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हो गए हैं और उसके अंदर डिसाइड किया था कि जो चाइनीज़ आर्मी है वो वापस 4 किलोमीटर जाएंगे जहां से वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके ऊपर, और जब ये सुपरवाइज कर रहे थे उस विड्रॉल को, चाइनीज जो लोग हैं वो एक दिखावा करके उन्होंने इसके ऊपर धावा बोल दिया, इनको अटैक किया। संदीप, यानी यही सवाल उठ रहा है कि एक तरफ तो बातचीत आप कर रहे हैं और लग रहा था स्थिति सुलझ जाएगी और तैयार भी चीन इस बात पर हो गया कि वो पीछे भी चला जाएगा 4 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद ये झड़प क्यों? देखिए, अगर चीन की बात करें तो चीन पर भरोसा करना जो है बिल्कुल सही नहीं है। और इस तरीके की चीज़ें हम लोग 1962 के बाद भली भांति जान चुके हैं कि चीन पे भरोसा करना खासतौर पे की सीमा पर बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि लगातार बातचीत का दौर जारी था। ये गलवान का इलाका वही है जहाँ से कि सबसे पहले जो है सेना जो है पीछे हटना शुरू हुई थी, लेकिन बावजूद उसके जो है जिस दिन ये कोर कमांडर लेवल की बात हुई उसके बाद से लग रहा था कि स्थितियाँ ठीक होंगी, लेकिन स्थितियाँ ठीक नहीं हुई। आप देखिए कि बिना किसी राउंड फायर किए इतने लोगों की अगर जान चली जाती तो जाहिर से समझ सकते हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है। चीन किस तैयारी से वहाँ पे आया था और ये साफ कर रहा है कि चीन पे भरोसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी भी पक्ष पे की बात करें, 20 लोगों के जो है 20 सैनिकों के की जाने गई हैं और बताया जा रहा है कि ये नंबर्स आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी सेना की तरफ से बहुत लिमिटेड जानकारी ही साझा की जा रही है कि आखिर हुआ क्या है, एक्चुअल वहाँ पर किस वजह से ये सारा विवाद शुरू हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा रही है। लेकिन स्थितियां आप देख सकते हैं कि 8 बजे के आसपास इस तरीके की घटना घटी थी और उसके बाद जो है लगातार जो है क्लैशेस बढ़ते रहे और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि 20 लोगों की जानें चली गई, जिसमें एक ऑफिसर भी है और अभी बताया जा रहा है कि कुछ लोग मिसिंग भी है। हालांकि इस बारे में भी सेना ने अभी कोई जानकारी नहीं दी। उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे के आसपास तक कुछ और जानकारियां मिले। ठीक है संदीप, मैं आऊंगी आपके पास। इस मुद्दे पर देखिए सियासत जो है वो भी शुरू हो गई है। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जवानों की शहादत के लिए सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। क्या पीएम और रक्षा मंत्री इस बात पर राष्ट्र को विश्वास में लेंगे कि हमारे अधिकारी और सैनिक ऐसे समय में कैसे शहीद हो सकते हैं, जबकि चीनी सेना कथित तौर पर गलवान घाटी से हमारे क्षेत्र से कब्जा छोड़ पीछे हट रही थी? केंद्रीय सरकार बताए कि हमारे उच्च सेना अधिकारी और सैनिक किन परिस्थितियों में शहीद हुए हैं। नीरज, जब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई, कई सवाल कांग्रेस ने खड़े किए। देखिए, बिल्कुल सरकार को लेकर विपक्ष
का सवाल खड़ा करना जायज़ है और इस तरह की घटना के बाद जहां 20 जवान शहीद हुए हैं, विपक्ष लगातार अपनी मांग करता रहेगा और विपक्ष के कई पार्टियों की तरफ से ये भी मांग किया गया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए भारत और चीन के मसले पे। लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी भी ये बात कहते रहे कि चीन के मसले पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। बहुत सारी छोटी पार्टियों ने यह भी मांग की है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। देखिए, अभी का जो माहौल है, इस माहौल में क्या सरकार ये तय करती है कि नहीं कि कोई सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है या विपक्ष को भी चीजें सरकार खुद बुलाकर कोई बैठक के जरिए बताए। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था। देखिए, कूटनीतिक स्तर पर 2-3 महत्वपूर्ण पहलू हैं भारत और चीन के रिश्तों के, जहां कूटनीतिक तौर पे आने वाले दिनों में समाधान की गुंजाइश हो सकती है शांतिपूर्ण तरीके से और तनाव कम हो सकता है। एस जयशंकर जो कि मौजूदा में विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बहुत लंबे वर्षों तक यहाँ काम किया है चीन में बतौर राजदूत के तौर पे भारत के, और उनका संबंध वहाँ से बहुत बेहतर है। मौजूदा में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और खुद विदेश मंत्री बतौर विदेश सचिव अमेरिका में काम कर चुके हैं। तो चीन को कहीं ना कहीं दायरे में रखने के लिए आपको अमेरिका को भी साथ के रखना होगा। भले ही अमेरिका मध्यस्थता न करे, लेकिन आपको अमेरिका को साथ के रखना होगा, क्योंकि चीन को अगर बैलेंस करना है तो अमेरिकी ताकतों का सपोर्ट बिल्कुल, यानी वो कौन से कूटनीतिक रास्ते हो सकते हैं वो तलाशने की कोशिश देखिए भारत की तरफ से भी हो रही है। आप दोनों रहिए हमारे साथ। गलवान घाटी में हिंसा करके चीन ने एक बार फिर एलएसी पर तनाव फैला दिया है, लेकिन वो इस बात को भूल गया कि अब हालात 1962 वाले नहीं रहे हैं। सामरिक ताकत के मामले में भारत अब चीन से काफी आगे निकल चुका है। एलएसी के पहाड़ी इलाके में एयरफोर्स सबसे ज्यादा घातक होती है और इस मामले में भारत चीन से आगे निकल चुका है। इस बात पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी मोहर लगा दी है, यानी गलवान घाटी की गलती अब चीन को भारी पड़ेगी। (1962) बनाम 2020। चीन नहीं टिकेगा गगन रक्षकों के सामने। पल भर में मच जाएगी चीन में तबाही। हिंद की वायु शक्ति अब चीन पर भारी। इस बात पर अब मोहर लग चुकी है कि 2020 की भारतीय वायुसेना अब चीन को कोसों पीछे छोड़ चुकी है। बात चाहे लड़ाकू विमान की तैनाती की हो, बॉर्डर एरिया में हवाई पट्टी की या फिर तकनीकी क्षमता की, सामरिक शक्ति से जुड़े हर मैदान में हिंद की सेना जिनपिंग की आर्मी से कोसों आगे निकल चुकी है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के बेल्फर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने एक शोध पत्र जारी किया है, जिसमें भारत और चीन के रणनीतिक संसाधनों के तुलनात्मक तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में खुफिया दस्तावेजों और विशेषज्ञों की जानकारी का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रतिष्ठित शोध पत्र में साफ लिखा गया है कि भारत की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया गया है। इस शोध पत्र के आधार पर यह बात सामने आई है कि भारत चीन सीमा पर भारत की स्थिति जिनपिंग की सेना से काफ़ी मजबूत है। एलएसी पर नज़र रखने की जिम्मेदारी चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की है और चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के मुकाबले भारत ने लद्दाख इलाके में अपनी ताकत को इतना बढ़ा लिया कि चीन उसके आगे कहीं नहीं टिकता। चीन अपने वेस्टर्न कमांड के जरिए एलएसी पर नियंत्रण रखता है, जबकि भारत इसके लिए वायुसेना की पश्चिम, मध्य और पूर्वी दस्ते का इस्तेमाल करता है।
रिसर्च के दावे के मुताबिक भारत के पश्चिम, मध्य और पूर्वी कमान में कुल 270 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन के पश्चिमी दस्ते में कुल 157 लड़ाकू विमान हैं। भारतीय वायुसेना की क्षमता चीन की वायुसेना की क्षमता में तिब्बत के जो फोर्सेज उनके डिप्लॉयड हैं उनसे कंपैरिजन अगर की जाए तो भारतीय वायुसेना की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है और वो भारत को अवश्य ही विजय दिला सकती है। दुनिया के प्रतिष्ठित शोध पत्र के मुताबिक लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता, तकनीक, कौशल में भी भारतीय वायुसेना चीन की एयरफोर्स को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। चीन ने एलएसी पर नजर रखने के लिए जो फाइटर प्लेन तैनात कर रखे हैं वो किसी भी मामले में इंडियन एयरफोर्स के आगे नहीं टिकते। चीन के पास ज्यादातर चौथी पीढ़ी के J-10 लड़ाकू विमान हैं जो भारत के मिराज 2000 के बराबर हैं। चीन के वेस्टर्न कमांड में कुल 101 चौथी पीढ़ी के फाइटर प्लेन हैं, जबकि भारत के तीनों कमांड जो एलएसी पर नजर रखते हैं उनके पास कुल 122 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। चीन ने एलएसी के करीब J-11 और सुखोई 27 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। इसके मुकाबले भारत के सुखोई 30 कहीं ज्यादा मारक है। वहीं भारत को रफाल के 2 दस्ते मिलने वाले हैं, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत में चीन के मुकाबले और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अगर आप भारतीय वायुसेना की क्षमता देखें और चीन के पश्चिमी कमान की टोटल क्षमता देखें तो उसमें भारतीय वायुसेना काफ़ी भारी पड़ती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट की बात हो, चाहे वो उनके सपोर्ट सिस्टम की बात हो। इसलिए उनकी स्टडी से मैं सहमत हूँ। लेकिन लड़ाकू विमान तभी कारगर होंगे जब उनके लिए मजबूत हवाई पट्टियां होंगी। हार्वर्ड केनेडी स्कूल का रिसर्च बताता है कि इस मामले में अब भारत को चीन तो क्या, दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश पीछे नहीं छोड़ सकता। पहले ये जान लेते हैं कि चीन इस मामले में कहां फंसा है। एलएसी पर निगरानी के लिए चीन के एयरबेस चीन के कब्जे वाले तिब्बत के हिस्से में है। चीन के एयरबेस करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर चीन के चौथी पीढ़ी के विमानों की मारक क्षमता कम हो जाती है। लड़ाकू विमान पूरे हथियारों के साथ उड़ान नहीं भर पाते। विमान को हल्का रखने के लिए ईंधन भी कम भरा जाता है। तिब्बत के बेसिस काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में है, जहाँ पर किसी भी जहाज और स्पेशली फाइटर जहाज की क्षमता वो कितना वेपन सिस्टम लेके जा सकता है, कितना फ्यूल लेके जा सकता है ताकि उसकी रेंज ज़्यादा रहे, वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। उसके कंपेरिजन में भारतीय वायुसेना के बेसिस काफ़ी लोअर हाइट्स में है, वहाँ से हमारे जहाज काफ़ी ज़्यादा वेपन ले जाकर साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लेकर लॉन्ग रेंज तक वो अपना अटैक कर सकते हैं। इसके मुकाबले दौलत बेग ओल्डी जैसी मजबूत हवाई पट्टियां बनाकर भारत चीन से काफी आगे निकल चुका है। भारत चीन सीमा पर कई पुरानी हवाई पट्टियों को सक्रिय करके भारतीय वायुसेना की इलाके पर पकड़ और मजबूत हो चुकी है। ऐसे में भारत के लड़ाकू विमान ज्यादा ताकत के साथ बड़े आराम से दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। एलएसी पर भारत और चीन के बीच झड़प पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने एलएसी पर भारत और चीन से संयम बरतने की सलाह दी है। संदीप, अब जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों ही देशों को संयम बरतना चाहिए, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, दोनों ही देश जो हैं महाशक्तियां हैं और ऐसे में अगर दोनों के बीच में टकराव होता है तो जाहिर सी बात है कि स्थिति जो है ख़राब होंगी। और यही वजह है कि यूएन की तरफ से जो है इस तरीके की पेशकश की गई है कि जो है संयम बरता जाए। साथ ही अमूमन जितने भी ऐसे बड़े देश, खासतौर पे कि अमेरिका की हम लोग बात करें, अमेरिका भी जो है कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हालाँकि पहले भी अमेरिका की तरफ से ये कहा जा चुका है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं, लेकिन भारत की तरफ से भी कोई ज़्यादा इस तरह की तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि ये जो
सीमा विवाद है ये दोनों देशों के बीच का विवाद है और दोनों देश जो है आपस में इसको सुलझाएंगे, मैकेनिज्म अलग अलग तरीके से तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हैं अब ये देखना होगा कि अपने आप से, क्योंकि अमेरिका और चीन की भी रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि व्यापार रिश्ते की बात करें तो वो बेहतर दिखते हैं, लेकिन अगर साउथ चाइना सी में जिस तरीके से स्थितियाँ बनी हुई है, चीन को घेरने के लिए अमेरिका लगातार जो है अपने जंगी जहाज जो है उस इलाके में पेट्रोलिंग कराता है, तो ऐसे में एक दबाव जो है चीन के ऊपर ज़रूर बनाया जा सकता है और उसी के नतीजा यही है कि अमेरिका भी जो लगातार इस मसले को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि अमेरिका को दोनों देशों के साथ रिश्ते बेहतर रखने हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, अगर हम लोग रोजगार की बात करें या व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के साथ बहुत बेहतर रिश्ते हैं और यही वजह है कि अमेरिका अभी बीच में आने की कोशिश ज़रूर करेगा अपने आप से। हालांकि भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई तीसरा देश जो है आकर किसी भी ऐसी सिचुएशन पे जो है जो कल की घटना हुई, क्योंकि बातचीत का दौर तो देखिए पहले से ही चल रहा था, जिसके बाद ये कहा गया कि ये चीनी सैनिक जो है वो पीछे भी हटेंगे, लेकिन बातचीत से रास्ता निकला नहीं। कल की घटना सामने आई। अब कल की घटना के बाद और क्या तरीके हो सकते हैं? बातचीत का रास्ता तो ओपन है ही, और क्या रणनीति ऐसी रह सकती है भारत की जिससे चीन को करारा जवाब दिया जा सके? देखिए, दो स्तर पे बातचीत तो चल ही रही है। सैन्य स्तरीय बातचीत और कूटनीतिक स्तर पे लगातार कोशिश रहती है दोनों देशों के बीच की समस्या का समाधान हो, लेकिन क्या राजनीतिक स्तर पे कोई बातचीत होगी कि नहीं? देखिए, पूरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत की, लेकिन एक बहुत गौर करने वाली बात है कि इस दौरान चीन के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से उनकी फोन पे बातचीत कोई नहीं हुई है। इस बारे में कोई आधिकारिक बयान न विदेश मंत्रालय की तरफ से और न प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन के दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते का ये 70वां साल है, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच संदेशों का तो आदान प्रदान हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी संदेश भेजा, चीन के राष्ट्र प्रमुख की तरफ से भी संदेश आया, लेकिन फोन पे जो बातचीत होती है, राजनीतिक बातचीत, वो अब तक नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या कोई पॉलिटिकल टॉक होगा? एक विकल्प ये भी है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि आपको याद होगा कि चेन्नई में जो दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, उसके बाद से दोनों देशों ने ये कहा था कि तमाम मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेंगे, और बार बार चीन की तरफ से ये दोहराया जाता है कि ड्रैगन और जो हाथी है वो एक साथ डांस कर सकते हैं, यानी दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी आ सकती है। लेकिन जो माहौल देखा गया एलएसी पे, उससे ये तो साफ है कि ये तनावपूर्ण माहौल अभी आने वाले दिनों में बना रहेगा और संबंध बिगड़ा है और उसको अब बनाने में बहुत वक्त लगेगा। ठीक है नीरज, मैं आ रही हूँ। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीन को सख्त लहजे में चेतावनी दी। वर्चुअल रैली के जरिए केरल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। I can assure you that under the leadership of Prime Minister Modi, India's territorial integrity will not be compromised. We now have the political will and our army is fully equipped to take any adversary. Nobody can cast any ill eye on Modi's India. वहीं कश्मीर और लद्दाख से जुड़े नेताओं ने राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में फैसले लिए जाने की बात कही है। लद्दाख से आने वाली खबरें जो हैं वो वाकई बहुत गंभीर हैं। राष्ट्रहित से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी सियासत जो हो उसको इस वक्त बालातर रखना चाहिए और हम सब लोगों को राष्ट्र के हित में बात करनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि डी-एस्केलेशन होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र की सुदृढ़ता और मजबूती पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। चाइनीज ने बहुत ही अफसोसजनक हरकत करके हमारे फौजियों की शहीद कर दिया है। ये बहुत ही गलत किया है चाइना ने। आप चाइना को सबक सिखाना ही होगा। जिस तरह से 99 की वॉर में पाकिस्तान को आर्मी के साथ लद्दाख के जवानों ने, लद्दाखी सिटीजन ने कंधे से कंधा मिला के पूरा हराया था, उसी तरह आप तो चाइना को सबक सिखाना ही होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तो इन पर एक्शन लेना ही होगा।
जहां एक तरफ चीन को करारा जवाब देने पर रणनीति बन रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ गया है। यूपी के प्रयागराज में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई जहां पर जवानों की शहादत से नाराज जो लोग हैं उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले में आग लगाकर विरोध दर्ज कराया। वहां चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भारत सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग की। लोगों ने मांग की कि सरकार को चीन के खिलाफ भी पाकिस्तान की तरह ही सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लेना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर सैनिकों की शहादत पर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से एनएसी पर चीन की हरकत का तगड़ा जवाब देने की मांग की। इस शर्मनाक करतूत के लिए कड़ी से कड़ी भर्त्सना करती है और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के संभाग मुख्यालयों में आज इस घटना की निंदा करते हुए चाइना देश के झंडे जलाए गए हैं। और इसी के तहत आज हमारे बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संभाग मुख्यालय जगदलपुर में गोल बाजार चौक में हमने चीन और चाइना के सैनिकों के, चीन के प्रशासकों की कड़ी निंदा करते हुए इस कायराना हरकत को लेकर आज हमने चाइना देश के झंडों को जलाया। वहीं लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प में भारत के 20 जवानों की शहादत पर पूरे देश में नाराजगी है। अहमदाबाद में लोगों ने चीन के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोगों ने चीन के सामान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर जलाई।